चलिए आप सभी दोस्तों को स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल आरोही मैथ क्लासेस में। और आज हम लोग का क्लास डिफरेंशियल इक्वेशन का अवकल समीकरण का दूसरा क्लास है, पार्ट 2 है। पहला क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कोटि किस प्रकार से अवकल समीकरण को निकालते हैं, घात किस प्रकार से निकालते हैं, किसको कहा जाता है अवकल समीकरण और किस किस रूप का अवकल समीकरण होता है। आज का क्लास हम लोग का पार्ट 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे अवकल समीकरण के हल के बारे में कि अवकल समीकरण को हल कितने रूप से किया जा सकता है और किस किस रूप में इसको हल करते हैं, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर जो विद्यार्थी नए हैं इस चैनल पर तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। आइएगा एक मोटिवेशनल बात से हम शुरुआत करते हैं और आज का क्लास। और यहाँ पर आपका मोटिवेशनल बात है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता है वह इतिहास में कभी चर्चित नहीं होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता है वह अपने जीवन में कभी भी चर्चित नहीं होता है। इतिहास गवाह है कि वह कभी चर्चित नहीं होता है। तो मेरे दोस्तों, आप सभी को अगर अपने जीवन में पूरा पहचान बनाना है, फेमस होना है, तो आपको संघर्ष से लड़ना पड़ेगा, अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा ताकि हम ऊंचाइयों को पा सके, अपना जीवन का जो लक्ष्य है, जो एम है, उसको हम पा सकें। आइए तो इस मोटिवेशनल बात के साथ शुरुआत करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला जो आपका मिलेगा टॉपिक, हम लोग को शुरुआत कहाँ से करना है, अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल क्या होता है इसको बारे में जानना है, ठीक है। अवकल समीकरण का हल कहने का मतलब हुआ, जैसा कि आपको पता है यहाँ पर कि अवकल समीकरण क्या होता है। देखिए, जैसा कि कल बताया गया था पिछला क्लास में कि अगर dy बटा dx और प्लस में मान ले 3y है बराबर में 0, तो इसको हम लोग अवकल समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अवकल समीकरण कहते हैं। यानी कि वैसा समीकरण जिसमें अवकलज शामिल हो उसे हम अवकल समीकरण कहते हैं। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल क्या होता है इसको बारे में जानना है। तो अवकल समीकरण का हल जो होता है, इसी में चर का एक ऐसा मान होता है जिसे अवकल समीकरण संतुष्ट करता है। अवकल समीकरण क्या करता है? संतुष्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर हम दे दिया dy बटा dx और बराबर में यहाँ पर लिख दिया e के पावर x है। तो इस अवकल समीकरण का हल क्या होगा? यह एक प्रकार के अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका हल क्या होगा? तो अगर हम y बराबर लिखते हैं e के पावर x, तो यह जो है इसका हल हो गया। कैसे हल हो गया? हल कहने का मतलब हुआ कि अगर इसको हम dc करेंगे तो dy बटा dx तो इधर हो जाएगा, लेकिन e के पावर x का dc e के पावर x ही होगा। तो ये जो dy बटा dx बराबर e के पावर x से मिल गया, कहाँ से आया? तो y बराबर e के पावर x से आया। तो y बराबर e के पावर x जो हो गया इस अवकल समीकरण का हल हो गया। बात समझ में आया? अगर हम आपसे बोलें, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान, अगर हम आपसे बोलें कि dy बटा dx बराबर यहाँ पर हो गया sin x, है ना, अब प्लस में 3 है, इस अवकल समीकरण का हल क्या होगा? यानी आपको y के बराबर एक ऐसा फलन खोजना होगा जिसको dc करने के बाद इतना ही आता हो। तो अगर आप कहते हैं, अगर आप माइनस मान ले दे दिया, अगर आप कहते हैं कि y बराबर हम ले लिया cos x, अब प्लस में यहाँ पर 3x ले लिया, ठीक है, तो क्या इसको dc करेंगे तो इतना ही मिलेगा। तो अगर आप इसको dc करते हैं तो dy बटा dx, x के सापेक्ष dc कर रहे हैं दोनों तरफ, तो cos का dc माइनस sin x और यहाँ पर कांस्टेंट 3 हो गया, ix का dc यहाँ 1 हो जाएगा। यानी कि dy बटा, देखिएगा, dy बटा dx बराबर आपको यहाँ पर क्या मिल गया? माइनस साइन एक्स अब प्लस में 3। बोलिए आया कि नहीं? इतना आया, इतना आया कि नहीं आया? आपका अवकल समीकरण यहाँ था तो इतना से आया कि नहीं आया? तो किसको रखने से आया? y बराबर cos x प्लस 3 को अगर हमने फंक्शन को रखा तो इसका dc इतना आ गया। तो यह जो हो गया y बराबर जो हो गया dy बटा dx इतना का ही हल हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो इसी को हम लोग हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं। तो हल है क्या? यहाँ पर देखिए आप, हल है क्या? हल क्या है? तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
अवकल समीकरण का हल क्या होता है, अभी जैसा कि हमने बताया अवकल समीकरण का हल वैसा फंक्शन होता है जिसको हम अगर रखते हैं अवकल समीकरण में तो वह जिससे अवकल समीकरण संतुष्ट हो जाता है। यहाँ पर लिखा है अवकल समीकरण हल, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, कॉपी में बढ़िया से लिख लीजिएगा। अवकल समीकरण का हल वैसा फलन होता है जो अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है। अवकल समीकरण के हल को समाकल भी कहा जाता है, इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेशन भी इसको तुम कह सकता है। अवकल समीकरण को हल को समाकल भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है अवकल समीकरण का हल वैसा फलन होता है जो अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है। इसका मतलब क्या होगा, पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। इसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल हम दे रहे हैं उसको आप नोट कीजिएगा। यहाँ पर क्या है जरा देखिए बढ़िया से, संतुष्ट करता है वैसा फलन जो अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है। जैसे कि अभी जैसा हम बताया कि अगर आपको dy बटा, या तो यहाँ पर हम आपको दे दें dy बटा dx बराबर हम दे दें यहाँ पर कि e के पावर x है, ठीक है। अब हम आपसे पूछे कि इसका हल क्या होगा, इतना का हल क्या होगा, तो आपको एक ऐसा फलन को खोजना है, एक ऐसा फलन को y के बराबर खोजना है जिसका dc इतना आता है। तो कहिएगा कि y बराबर अगर e के पावर x हम लेते हैं तो समझिए y बराबर e के पावर x भी लेते हैं तो इसका dc कीजिएगा तो dy बटा dx और e के पावर x का dc e के पावर x हो गया। तो y बराबर कितना लिया, तो y बराबर e के पावर x लिया तो आ गया इतना, इसका मतलब y बराबर e के पावर x इसका एक हल हुआ। अब कहिएगा कि सर इतना नहीं, हम इतना भी तो ले सकते हैं इसको, y बराबर हम अगर e के पावर x प्लस अगर हम 5 लेते हैं तो पर भी इसका इतना ही आएगा। कैसे, dc कीजिए dy बटा dx है ना, बराबर में e के पावर x का e के पावर x हो गया, कांस्टेंट का dc 0 हो गया तो dy बटा dx बराबर e के पावर x हो गया, है ना। तो इतना आ गया कितना से, y बराबर e के पावर x से भी इतना आ गया। यानी कहने का मतलब इस प्रकार से इसका अनेकों हल हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि अवकल समीकरण का अनेक हल हो सकता है, अवकल समीकरण का अनेक हल हो सकता है, ठीक है। और बहुत सारा फंक्शन हम ले सकते हैं। तो अवकल समीकरण का हल हो गया, यहाँ पर वैसा अवकल समीकरण का हल वैसा फलन होता है जो अवकल समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। अवकल समीकरण को हल को समाकल भी कहा जाता है, इसको आप नोट कीजिएगा बढ़िया से। अब आगे चलते हैं, है ना। तो आगे आपको है एक ही अवकल समीकरण के अनेक हल होते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अगर एक ही अवकल समीकरण है उसका अनेक हल हो सकता है। कैसे, जैसे कि y बराबर अभी लिया e के पावर x लिया तो वह भी उतना ही आया, e के पावर x प्लस 5 लिया, 4 लेगा माइनस -3 लेगा -5 लेगा, इस प्रकार से अनेकों हल हो सकता है। तो एक ही अवकल समीकरण के अनेक हल होते हैं, आपको दिमाग में रखना है, सारा पॉइंट को आपको नोट करना है कॉपी में, ठीक है। अवकल समीकरण का हल 2 प्रकार से होता है। अवकल समीकरण का हल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए। अवकल समीकरण के हल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं उसको जरा आपको दिमाग में बैठाना है। कौन कौन होते हैं, तो पहला होता है व्यापक हल और दूसरा होता है विशिष्ट हल। व्यापक हल को हम लोग कहते हैं जनरल सॉल्यूशन और विशिष्ट हल को कहते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन क्या है और पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अवकल समीकरण के हल कितने रूपों में किया जा सकता है, कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो अवकल समीकरण का हल 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक व्यापक हल होता है, एक विशिष्ट हल होता है। एक व्यापक हल होता है और एक विशिष्ट हल होता है। आपको यहाँ पर मालूम है, जैसा कि देखिए जनरल सॉल्यूशन, जनरल एक विशिष्ट सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा जरा यहाँ पर समझ जाइए। वैसा सॉल्यूशन जैसे कि आपने ट्रेन में चढ़ा होगा, है ना, ट्रेन में आप लोगों ने चढ़ा है तो एक ट्रेन का जो बोगी होता है एक जनरल बोगी होता है। जनरल बोगी होता है मतलब उसमें कोई भी आदमी चढ़ सकता है, उसमें किसी का भी सीट वहाँ पर फिक्स नहीं होता है कि आप ही का है। तो यह जो माने इसका मान कुछ भी हो सकता है, यह आपका व्यापक हल कहलाएगा। जिस अवकल समीकरण के हल अनंत हो सकते हैं, बहुत सारा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वह जो हो गया आपको व्यापक हल में चला जाएगा। कौन सा हल में चला जाएगा, व्यापक हल में चला जाएगा। जनरल सॉल्यूशन उसको हम कहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए,
लेकिन आपको कुछ यहाँ पर जो हो गया आपका रजिस्ट्रेशन होगी, इसमें आपका हो गया रजिस्ट्रेशन हो गया, फिक्स हो गया कि आपका सीट है, इस पर कोई यहाँ पर बैठ नहीं सकता है, उसको कहते हैं पार्टिकुलर, उसको कहते हैं विशिष्ट हल। यानी कहने का मतलब हुआ कि वैसा हल जो एकदम निश्चित हो, मतलब अगर उसमें हम दूसरा को नहीं बैठा सकते हैं, एक मान फिक्स हो तो ऐसा हल को हम लोग कहेंगे विशिष्ट हल। कौन सा हल कहेंगे? विशिष्ट हल बोलेंगे। ठीक है, आगे चलिए, आगे थोड़ा सा देखिए और सारा बात जो है आपके पास यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर अवकल समीकरण का व्यापक हल हो गया। ये तो हल देख लिए कि अवकल समीकरण के हल दो प्रकार से, एक व्यापक हल एक विशिष्ट हल होते हैं। इसके बाद देखिए व्यापक हल, अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इस बात को आप समझिए। तो अवकल समीकरण को वैसा हल जिसमें सभी हल शामिल हो तो वैसे समीकरण को व्यापक हल कहते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि जनरल बोगी है, इसमें कोई भी आके बैठ सकता है ना, कोई भी आके बैठ सकता है, जा सकता है, आ सकता है, यानी कुछ भी इसका हल हो सकता है। सभी हल, जितना हल है सब हल शामिल होगा, उसको हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे उसको? जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे, अवकल समीकरण का व्यापक हल बोलेंगे। ठीक ठाक है, चलिए अवकल समीकरण का व्यापक हल हो गया। अब आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बात लिखा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या जो होती है उस समीकरण के कोटि के समान होती है। इस बात को आपको फोकस करना है, कोटि के समान होती है। यानी कि अगर पूछेगा कि बताओ इसमें कितने स्वेच्छ अचर पद हो सकते हैं, अचर संख्या हो सकते हैं, तो उतना ही होगा जितना कोटि का वो अवकल समीकरण होगा। एक छोटा सा एनसीईआरटी किताब का आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, 4 कोटि वाले, 4 कोटि क्या बोला, पर इसको समझ, व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या, मतलब जो अंत में सी जुटता है उसमें और कोई कांस्टेंट जुटेगा, उसमें कितना संख्या हो सकता है, तो स्वेच्छ अचरों की संख्या जो होती है उस समीकरण के कोटि के समान होती है। अगर उस समीकरण अवकल समीकरण में कोटि 2 है तो स्वेच्छ अचर की संख्या 2 होगा। अगर उस समीकरण का कोटि 4 है तो स्वेच्छ अचर की संख्या कितना होगा? 4 होगा। तो यहाँ पर बोला गया, एक आपको एनसीईआरटी किताब का ही क्वेश्चन है, बोला गया है कि 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी है। यहाँ पर देखिए कितना कोटि वाला अवकल समीकरण है, 4 कोटि वाला अवकल समीकरण है। अगर पूछे आपसे कि 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के स्वेच्छ अचरों की व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या बताना, तो 4 कोटि वाला में आपको 4 गो अचर की संख्या होगा। अगर 3 कोटि वाला कहता तो 3 गो होता। लेकिन आपको यहीं पर हम एक बात बता दें, इसको आप नोट कीजिएगा, ठीक है, इसको आप तो नोट कीजिएगा इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा यह जो है इम्पोर्टेंट है ना। और यहाँ पर अगर विशिष्ट हल में पूछेगा, विशिष्ट हल तो फिक्स होता है, तो विशिष्ट हल में अगर आपसे पूछ दे कि बताओ वो विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या, विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या पूछ दे तो उसमें होता है 0। अचरों की संख्या क्या होगा? अचरों की संख्या बराबर क्या होगा? 0। 3 कोटि रहे, 4 कोटि रहे, जितना कोटि रहे, लेकिन विशिष्ट हल में अचरों की संख्या पूछेगा तो वहाँ पर अचर नहीं होता, वहाँ पर सब जो होता है फिक्स होता है, इसलिए वहाँ पर अचरों की संख्या क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। याद रहेगा इतना बात। यह जो पॉइंट है आपको एग्जाम की दृष्टि से एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो यहाँ पर आया विशिष्ट हल। कहता विशिष्ट हल है क्या? जैसा कि बताया कि एकदम रिजर्वेशन बोगी जो होता है वो विशिष्ट हल होता है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर एक खास व्यक्ति का वहाँ फिक्स होता है, निश्चित होता है, इसलिए वह जो हो गया आपका विशिष्ट हल हो गया। लिखा किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में एक या अधिक अचर के विशेष मान देने पर जो हल प्राप्त होता है उसे हम विशिष्ट हल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, मान लिया जाए कि यहाँ पर आपको dy बटा dx बराबर ये अवकल समीकरण है, e के पावर x है ना, सॉरी e के पावर x है। इसका हम अगर हल पूछें तो आप इसका हल बता दीजिएगा क्या होगा? y बराबर e के पावर x प्लस में c है ना। c की जगह कोई भी कांस्टेंट को रखिए, आप 2 रखिए, 5 रखिए, इसको dc की जगह इतना ही आएगा। अगर आप c का मान बैठा के देते हैं e के पावर x प्लस यहाँ पर 4, एकदम c के मान निकाल के फिक्स करके देते हैं, तब यह जो हल होगा यह हल विशिष्ट हल कहलाएगा।
कौन सा हल कहलाएगा, यह हल आपका विशिष्ट हल कहलाएगा, क्योंकि यह जो मान होगा आपको एकदम फिक्स हो जाएगा। अगर सी का मान यहाँ पर बैठा कर देते हैं कि सी का मान 4 ही आया, 2 ही आया, 1/2 ही आया, तो यह जो हो गया आपका विशिष्ट हल के अंदर में आएगा, है ना। तो विशिष्ट हल पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी अवकल समीकरण में अगर उसके व्यापक हल में एक से अधिक चर के विशेष मान को देने पर जो भी हल प्राप्त होता है वह मान आपका विशिष्ट हल कहलाता है। इसको आप कॉपी में नोट कीजिएगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट है जो हम लोग को एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा भी है, एक कोटि और एक घात वाले अवकल समीकरण का हल कैसे निकालेंगे। एग्जाम की दृष्टि से एकदम VVI पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। तो इसको आप हेडिंग लगा सकते हैं खूब बहुत बढ़िया से, है ना, बढ़िया से आप हेडिंग लगा सकते हैं और इसको समझना भी पड़ेगा आपको बहुत बढ़िया से। एक कोटि और एक घात वाले, एक कोटि और एक घात वाले अवकल समीकरण, एक कोटि और एक घात वाले अवकल समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ए फर्स्ट ऑर्डर एंड ए फर्स्ट डिग्री, प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, एक दिमाग में रखना पड़ेगा, नोट पॉइंट यहाँ पर आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि जैसा ही एक कोटि और एक घात वाला अवकल समीकरण अगर हम लोग को मिलता है तो उसका जो हल होता है उसको चर पृथक्करण विधि से करते हैं। कौन सा विधि से, चर पृथक्करण विधि से करते हैं। अब आपको पता करना है मेरे दोस्त कि चर पृथक्करण विधि होता क्या है, इसको बारे में बढ़िया से समझना। चर पृथक्करण विधि कहने का मतलब हुआ चर को अलग करना, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है यार, इसको बारे में समझिए। चर को मतलब कि क्या करना है, अलग कर लेना है। चर को क्या कर लेना, अलग करना। कैसे अलग करना, इस बात को समझिए। अगर x वाला पद है तो x वाला पद को सभी को एक तरफ और y वाला पद है तो सभी को बाएं तरफ कर लेते हैं। जैसे अभी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, इसको पहले आप हेडिंग लगा लीजिएगा। हेडिंग के बाद चर पृथक्करण विधि आप नीचे जब लिखिएगा तो थोड़ा सा इसको हम बात आपको लिखा देते हैं। यहाँ पर चर पृथक्करण विधि में क्या आपको लिखना है, चर पृथक्करण विधि में क्या आपको लिखना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि चर पृथक्करण विधि में यहाँ पर लिखना है कि प्रथम लिखना है कि एक कोटि और एक घात वाले अवकल समीकरण का हल जो है चर पृथक्करण विधि से ज्ञात किया जाता है। और चर पृथक्करण विधि क्या होता है, तो इस विधि में चर पृथक्करण विधि में इस विधि में समान चर वाले पद को एक तरफ कर लिया जाता है, एक तरफ कर लिया जाता है और पुनः मतलब फिर उसे दोनों तरफ समाकलन करते हैं इस प्रकार से चर पृथक्करण विधि में करते हैं। चर पृथक्करण जब एक घात वाला होगा मतलब dy/dx अगर शामिल होगा उसमें, ठीक है, अगर dy/dx शामिल होगा आपका उसमें, तो उसका हल निकालने के लिए एक चर वाले को मतलब जैसे x वाला है तो x वाला को एक तरफ कर लेंगे, y वाला है तो y वाला को हम लोग एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। उसके बाद जो है x की तरफ x वाला जो रहेगा टर्म उस तरफ हम लोग जो है एक c जोड़ेंगे, बाएं तरफ c को नहीं जोड़ेंगे। अब जैसे होता क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि जैसे यहाँ पर मान लिया जाए कि यहाँ पर आपको हो गया इस प्रकार से dy/dx बराबर f(x) इंटू g(y), मतलब ऐसा दो फंक्शन, ये अवकल समीकरण है कि नहीं, क्योंकि इसमें dy/dx लगा होता है, इसको हम अवकल समीकरण बोलेंगे। और ये ऐसा है कि इसमें देखो dy/dx इधर x का फंक्शन है, ये y का फंक्शन है। अगर ये x और y का फंक्शन अगर आपके पास है,
एक्स और वाई का फंक्शन है तो इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड में यानी कि चर पृथकीकरण विधि में क्या करते हैं, चर को सेपरेट कर लेते हैं। चर को सेपरेट करने का मतलब हुआ मेरे दोस्त कि एक चर वाला को एक तरफ और दूसरा चर वाला को दूसरी तरफ, मतलब एक्स वाला को एक्स की तरफ और वाई वाला को वाई की तरफ। तो आपको करना क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर एफ एक्स वाला चर है, फंक्शन है, जी वाई आपको वाई वाला है, तो जी वाई को वाई की तरफ करेंगे और डी एक्स जो है चल जाएगा उस तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको डी वाई और बटा में आ जाएगा जी वाई। ठीक है, अब बराबर में एन कौन है, एफ एक्स है और चल जाएगा इधर तो हो जाएगा डी एक्स। बात को समझा कि नहीं समझा, इसको कहते हैं चर पृथकीकरण मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड कहते हैं इसको। बाय वाला को एक तरफ कर लिया, एक्स वाला को एक तरफ कर लिया, कब, जब एक घात और एक कोटि वाला रहेगा आपको अवकल समीकरण तब। अब यहाँ पर क्या, इसके बाद जो है हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/जी वाई आई इंटू में हो जाएगा डी वाई, और बराबर में यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स। उसके बाद जो इंटीग्रेशन का मेथड लगता है, नियम लगता है, रूल लगता है, उसको लगा देंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो इसको पहले आप क्या कीजिए, नोट कीजिए, इसको आप पहले नोट कीजिए बढ़िया से। चलिए नोट हो गया। अगर नोट हो गया है तब इस पर क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम देते हैं, क्वेश्चन आपका है डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आपका हल बताना है, क्या बताना है, इसका हल करना, ठीक है। तो आपको मालूम है कि इसको जब हम हल करेंगे तब क्या हो जाएगा। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो पहले वेरिएबल सेपरेबल मतलब चर पृथकीकरण विधि से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चर को वाई वाला को एक तरफ कर लेंगे और एक्स वाला को हम एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, ई आ जाएगा नीचे में, ई चल जाएगा ऊपर में, तो इधर हो जाएगा डी वाई बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ई चल जाएगा ऊपर में तो हो जाएगा डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स वाला जितना भी टर्म था सब वाई वाला इस तरफ आ गया, एक्स वाला टर्म सारा चला गया उस तरफ। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेशन यहाँ करेगा तो हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई को साइड में करेंगे, बराबर इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर डी एक्स को साइड में करेंगे। समझ में आ रहा है। अब देखो, आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला तो आपको याद ही होगा। इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, बाई है, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स बाई, ठीक है। बराबर में इधर आपको हो जाएगा tan इनवर्स एक्स और प्लस में सी हो जाएगा। ये इसका आपका आंसर हो गया। तो क्या इस प्रकार से हम लोग चर पृथकीकरण विधि से इसका हल सॉल्यूशन कर सकते हैं। डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा 1 क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले कहा कि वाई वाला को एक तरफ, ये डी एक्स को भेज दो उस तरफ, तो एक्स वाला एन हो गया, वाई वाला एन हो गया। जैसा ही अलग अलग हो गया उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए आपको अवकल समीकरण का अगर हल निकालना है तो उसमें इंटीग्रेशन जरूर आएगा, इंटीग्रेशन के बिना अवकल समीकरण का हल नहीं होता। तो दोनों तरफ हम लोग क्या कर लिया, हल कर सेपरेट कर लिया चर को, और उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया। 1 बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स वाई हो गया, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स हो गया, प्लस में कितना हो गया, सी हो गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मिलता है डी वाई बटा डी एक्स बराबर वाई बटा एक्स है। तो बताइए इसका हल क्या होगा, क्या आप इसको हल को बता सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान है इसका हल निकालना। कैसे, पहले वेरिएबल को सेपरेट कीजिए, इसको x को एक तरफ कीजिए, y को एक तरफ कीजिए। तो यहाँ पर कीजिएगा तो हो जाएगा डी वाई बटा y आ जाएगा तो नीचे में y हो गया, ये चल जाएगा ऊपर में तो हो जाएगा डी एक्स बटा में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेशन कीजिएगा तो हो जाएगा 1 बटा वाई इंटू डी वाई
अब बराबर इधर इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 1/x, dx निकल जाएगा बाहर में। देखिए अगर इसको बाहर करेंगे तो यहाँ पर तो 1 आएगा ना, इसको बाहर करेंगे तो यहाँ तो 1 आएगा ना, तो 1 बटा यहाँ y हो गया, 1/x हो गया। अब 1/y का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1/y का इंटीग्रेशन होगा log y, ठीक है, बराबर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हो जाएगा log x। अब प्लस में इधर क्या जोड़ देना है, c, और आपको आंसर जिधर x रहेगा उधर ही c आपको जोड़ना है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपको हम देते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, dy इंटू 1+x बराबर, और यहाँ पर मिल गया dx इंटू 1+y। इसको कैसे हल कीजिएगा तो हल करने का तरीका एक ही है, वेरिएबल सेपरेट करो, है ना। x वाला x देने, y वाला y देने, तो y वाला एने है आ जाएगा एने, x वाला एने चल जाएगा एने, तो ये हो जाएगा dy बटा 1+y, अब बराबर ये हो जाएगा dx बटा 1+x। हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो गया, दोनों तरफ आ गया, x वाला x देने, y वाला y देने। अब देखिए यहाँ पर क्या करना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना, तो हो जाएगा 1/1+y, 1+y और dy बराबर हो जाएगा 1/1+x और dx, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको बताइए, आपको यहाँ पर करना 1/, पूरा को समझिए, x तो हो गया यहाँ पर log x की जगह 1+y, क्योंकि 1/1+x या 1/1+y का इंटीग्रेशन log में होगा, तो log 1+y हो गया, बराबर में इधर हो जाएगा log, और 1 प्लस में क्या हो जाएगा, x होगा, प्लस में c आपको आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो एक आध दो प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक और प्रश्न जो आपको बढ़िया है, बुक का ही क्वेश्चन है, dy बटा dx बराबर 1 - x प्लस y और माइनस xy है। आपको इसका इंटीग्रेशन बताना है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले आपको तो क्या करना है, चर को अलग करना है, चर को सेपरेट करना है। कि कैसे सेपरेट होगा चर x और y हमको, तो यहाँ पर देखिए पहले आप सेपरेट करने के लिए सोचिए, तो dy बटा dx हो गया। यहाँ पर आपको ये तो 1 - x है, ठीक है, यहाँ से आप कॉमन लीजिए y, तो हो जाएगा ये भी 1 - x इंटू में क्या हो गया, y कॉमन लिया, बाहर में y हो गया। अब यहाँ भी 1 - x, यहाँ भी 1 - x, दोनों से आप कॉमन लीजिए, यहाँ से 1 - x, यहाँ से 1 - x, तो dy बटा dx बराबर हो गया, कॉमन लेगा तो यहाँ पर 1 - x बाहर निकल गया, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 और प्लस यहाँ पर बच जाएगा y। हो गया। अब x वाला और y वाला को सेपरेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, dy y वाला आ जाएगा इन्हें, तो 1 प्लस y बराबर इधर हो जाएगा, आपको चल जाएगा ऊपर में, तो 1 - x इंटू में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब इसके बाद जो है आपको वेरिएबल सेपरेट हो गया, जब वेरिएबल सेपरेट हो गया तो इसके बाद क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/1 प्लस y dy बराबर इधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 - x इंटू में dx, इसका इंटीग्रेशन log हो जाएगा, log 1 प्लस आपका y हो गया, बराबर में इधर इसका इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस इसका x² बटा कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस में c हो गया, यही इसका हल हो गया। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको आज का क्लास बहुत बढ़िया लगा होगा और आपको सीखने को बहुत ज़रूर कुछ ना कुछ मिला होगा। तो इस प्रकार से हम लोग एक घात और एक कोटि वाले अवकल समीकरण का हम लोग व्यापक हल करते हैं। फिर हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।